हेलो एवरीवन, एक बार आज हम फिर आ चुके हैं आपके लिए मेंटल एबिलिटी का एक और नया पार्ट्स लेकर। तो बहुत जल्दी आप लोगों को आ जाना है, जल्दी जल्दी जुड़ जाना है और देखना है कि कैसे ये हमारे पास जो मेंटल एबिलिटी है वो कैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है और क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल जल्दी से देर ना करते हुए मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास कांस्टेबल्स की जो वैकेंसीज आई हुई हैं 2060,244। तो अगर मैं बात करूं तो इन 2060,244 वैकेंसीज के लिए मेंटल एबिलिटी जो टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको मैं बता दूं कि यह आपको 18 से 20 मार्क्स गेन कराने वाला है। कितने मार्क्स गेन कराने वाला है? 18 से 20। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्राइम कंट्रोल का, यानी कि अपराध नियंत्रण का जो पार्ट्स है, पार्ट 4 मेंटल एबिलिटी का, वो से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, बहुत सही, अब आप लोगों को ज्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा मेंटल एबिलिटी का पार्ट 4 और जल्दी से हम इसे डिस्कस करना शुरू करते हैं। अब हम बात करें तो मेंटल एबिलिटी हमने आपको बताया कि ये रीजनिंग के साथ भी आएगी। किसके साथ आएगी सर? अगर मैं बात करूं तो आपको मैं बता दूं कि ये रीजनिंग के साथ भी आना है और मैथ्स के साथ भी आना है। अगर दोनों का मैं कॉम्बिनेशन देखूं तो यह लगभग आपको 18 से 20 मार्क्स तक गेन कराएगा। कितना मार्क्स गेन कराएगा? 18 से 20 मार्क्स गेन करा सकता है। अब जैसा कि आपको भी पता है कि रीजनिंग में हमारे पास क्या होता है? लॉजिक। तो लॉजिक के थ्रू, और मैथ्स में हमारे पास क्या होता है? कैलकुलेशन। अगर अब हम बात करें तो मैथ्स में हमारे पास क्या होता है? कैलकुलेशंस। तो रीजनिंग का, लॉजिक्स और मैथ्स का कैलकुलेशन लगाकर हमें मेंटल एबिलिटी के अपने पार्ट्स को क्या करना होता है? शामिल करना होता है। और कहीं ना कहीं इससे बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और खासतौर से अगर मैं बात करूं तो यूपी कांस्टेबल्स, यूपीएसआई की वैकेंसी में मेंटल एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कहीं ना कहीं आपको 18 से 20 मार्क्स गेन कराती है। तो अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो मैंने पिछले वीडियो में भी सिलेबस के बारे में कई बार डिस्कस किया है और मैं आपको यहां पर बता दूं कि मैंने अभी तक आपको 3 टॉपिक पढ़ा दिए हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है जनहित याचिका और दूसरा टॉपिक है लॉ एंड पीसेस, तीसरा टॉपिक है सांप्रदायिक सद्भावना की और चौथा टॉपिक है आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है सर? क्राइम कंट्रोल, यानी कि अपराध का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो मैंने आपको पहले भी जब आपको लॉ एंड पीसेस पढ़ाया तब मैंने आपको बताया कि कानून और शांति व्यवस्था जब ही बनी रह सकती है, यानी कि कानून के द्वारा शांति व्यवस्था तभी बनी रह सकती है जब हम कानून का पालन करें। वैसे ही सर अपराध को रोकने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पुलिस सिस्टम, यानी कि कानून। तो कानून के थ्रू ही हम क्राइम को रोक सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमको एक्चुअल में जानना होता है कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए क्राइम किस तरीके का है। अगर हमें क्राइम के बारे में ही नहीं पता तो निश्चित रूप से हम क्राइम कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात है, अगर हमें किसी चीज की जानकारी नहीं है और हमें उसका सही नॉलेज नहीं है तो हम उस पर अपनी पकड़ मजबूत नहीं बना पाएंगे। मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हैं और अगर आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता या क्रिकेट की सही नॉलेज नहीं है तो चाहे कभी आप सही क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। आगे अगर अब हम बात करें तो आपने देखा यहां पर जो आज हम लोग पार्ट डिस्कस कर रहे हैं वो पार्ट 4 है और इसके पहले हम लोगों ने कई पार्ट्स किया है। तो जैसे कि क्राइम और कंट्रोल, तो अगर मैंने आपको क्या बताया कि अपराध, तो अपराध एक्चुअल में क्या है? जो हमारे पास लॉ है, कानून है, उस कानून को ब्रेक करने के बाद हमारे पास अगर हम किसी भी तरीके का कानून जो है हमारे पास अगर हम उसे ब्रेक करते हैं तो निश्चित रूप से वह कहीं ना कहीं अपराध है। अपराध चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा, अपराध दोनों ही है। ठीक है ना? कुछ लोग क्या करते हैं कि अपराध को जैसे कि हत्या, चोरी, डकैती, ये सारी चीजों को अपराध मानते हैं, लेकिन अगर छोटी छोटी गलतियां हैं उसको कहीं भी अपराध नहीं मानते। जैसे कहीं पर लिखा है ट्रेन की जंजीर खींचना मना है, लेकिन लोग उसे खींचकर मजा ले रहे हैं। अगर कहीं पर लिखा है कि पार्क में शराब पीना मना है तो निश्चित रूप से लोग शराब वहां पी रहे हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं ये भी कहीं ना कहीं अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, जैसे बिना विदाउट हेलमेट गाड़ी नहीं चलाना चाहिए आपको, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कोई भी ट्रैफिक सिग्नल है उसे हमें नहीं तोड़ना है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं हमें इन छोटी छोटी चीजों को भी यह बात याद रखनी है कि ये भी कहीं ना कहीं क्राइम की श्रेणी में आता है। तो मैंने पहले भी ये बात बताई कि चाहे चोरी 10 रुपए की हो, चाहे चोरी 10 लाख की हो, क्राइम क्राइम ही है सर। अब अगर हम बात करें तो अपराध की परिभाषा या डिफिनीशन बात की जाए तो यह एक ऐसी क्रिया है
क्रिया या क्रिया में त्रुटि है जिसके लिए दोषी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित क्या दिया जाता है सर, दंड दिया जाता है। अगर हम बात करें तो अगर कोई भी कानून व्यवस्था है या कानून बनाया गया है या कोई भी नियम बनाया गया है, उस नियम को कोई भी ब्रेक करता है तो उसको जो हम दंड देते हैं, क्या देते हैं सर, दंड देते हैं। दोषी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है। अर्थात कानूनी नियमों को, कानूनों के उल्लंघन की नकारात्मक प्रक्रिया जिसमें समाज के तत्वों का क्या होता है सर, विनाश होता है। तो अगर मैं आपको सीधी सी एक बात कर रहा हूं कि आपने कोई भी लॉ बनाया गया, और असल में जो लॉ बनाए गए हैं वो किस लिए बनाए गए हैं, वो लॉ बनाए गए हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से रह सकें। यानी कि जो कानून व्यवस्था बनाई गई, कानून और शांति व्यवस्था में मैंने आपको यह बात बताई कि जो कानून बनाए गए हैं वो एक्चुअल में क्यों बनाए गए हैं कि हम लोग अपराधों से बचें, आपराधिक गतिविधियों से बचें, शांतिपूर्ण तरीके से रह सके और हमारी सुरक्षा कर सके कौन, पुलिस प्रशासन। क्यों? क्योंकि कानून व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वो किसके कंधों पर रखी गई है, पुलिस के कंधों पर रखी गई है। किसके कंधों पर रखी गई है सर, पुलिस के कंधों पर रखी गई है। और जो कानून की व्यवस्था या कानून की जो जिम्मेदारी है वो पुलिस प्रशासन के कंधों पर रखी है। तो अगर हम किसी भी तरीके का कानून तोड़ते हैं, और तोड़ते हैं चाहे वो जो भी कानून हो, अगर वो कानूनी नियम के दायरे में आता है और उसे हम ब्रेक करते हैं तो निश्चित रूप से वह क्या होगा, अपराध होगा। चाहे वो छोटा अपराध हो और चाहे वो बड़ा अपराध हो। अपराध का अस्तित्व समाज में अनादिकाल से क्या है सर, प्रचलित रहा है। प्रारंभिक आदमी समाजों में लोक रीतियों, प्रथाओं और व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित करती थी। इनका उल्लंघन करने पर समूह के द्वारा दंड का विधान निश्चित किया गया था। बिल्कुल सही बात है कि जो कानून व्यवस्था है वो एक्चुअल में आज की नहीं है। पुरातन काल, जब से हमारे भारतवर्ष का निर्माण हुआ तब से कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था थी, क्योंकि तब भी लोग कहीं ना कहीं अपराध करते थे और अपराध के लिए अलग अलग दंड विधान थे। तो हर जगह पर, हर जगहों पर पहले अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि ग्राम पंचायतें होती थी, ग्राम पंचायतों में पंच होते थे और पंच किसी भी अपराध का निर्णय करते थे। ये व्यवस्थाएं बहुत सालों तक चली और अभी भी कहीं कहीं कोई कोई गांव ऐसे हैं जहां पर पंचों का जो निर्णय है वो सर्वोपरि हो जाता है, वो कानून से परे हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही पूरे देश के लिए एक नया कानून सिस्टम लाया गया जो समाज के लिए इक्वल हो। और जो कानून सिस्टम लाया गया वो समाज के लिए क्या हो, इक्वल हो, क्योंकि यहाँ पर तरह तरह के जाति धर्म के लोग रहते हैं। और उन सभी चीजों में क्या होता था, पहले पंच उसमें ऊपर के लोग बैठ गए, नीचे गरीब तबके के लोग मारे जा रहे हैं या परेशान हो रहे हैं। तो ऐसा ना हो, इन कारणों से ही कानून व्यवस्था लाई गई, जिससे चाहे वो गरीब हो चाहे वो रईस हो, सबके लिए कानून सेम है। चाहे वो कानून के सिस्टम में ही क्यों ना हो, उनके लिए भी जो कानून प्रशासन है वो क्या है, बराबर है। अगर कानून में बैठा बंदा अगर वह अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति जो अपराध की श्रेणी में आता है या अपराध करने की कोशिश करता है तो वो उससे क्या होगा, डरेगा। अब अगर हम बात करें तो आधुनिक जटिल समाज में व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित करना पर किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को दंडनीय अपराध माना जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर हम प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो हम किसी भी व्यक्ति को नियंत्रित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह किसके श्रेणी में आ रहा है, अपराध। यानी कि हम किसी व्यक्ति को नियंत्रित कर रहे हैं या बंधुआ मजदूर बना रहे हैं या बाल मजदूर बना रहे हैं या बच्चों से जबरदस्ती काम करा रहे हैं या हम किसी की लाइफ को मैनिपुलेट करके उसको अपने तरीके से यूज कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में आ रहा है। जैसे आप लोग देखते हैं कि बच्चों को लोग पकड़ के ले जाते थे और उससे भीख मंगवाते थे। कई बार क्राइम पेट्रोल में भी ऐसा दिखाया गया, ठीक है ना। अब हम बात करें समाजशास्त्री के दृष्टिकोण से, अपराधी, बाल अपराधी वह है जो समूह द्वारा स्वीकृत किसी कार्य को करने का अपराधी हो, जो अपने विश्वास को लागू करने की शक्ति रखता हो, जिसे समाज हेतु खतरनाक समझकर उसे रोका जाना आवश्यक है। तो कोई भी छोटा सा अपराध हो या बड़ा सा अपराध हो, इसके लिए मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई थी और वो मैं कहानी आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल में वो कहानी क्या है। कि आपने देखा होगा एक ऐड आता है, उस ऐड में क्या होता है कि एक जो फैमिली है वो डाइनिंग टेबल में डिनर कर रही है। क्या कर रही है सर, डाइनिंग टेबल में डिनर कर रही है। और जब वो जो फैमिली है वो जो डाइनिंग टेबल में डिनर कर रही है तो उसमें होता ये है
कि एक छोटा बच्चा होता है और उस छोटे बच्चे को उसकी माँ खाना देती है और बाकी सभी लोगों को भी खाना परोसती है, अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने देवर को, देवरानी को, अपने पति को, सबको खाना परोसती है और अपने भतीजियों को, सबको खाना परोसती है। लेकिन होता क्या है, वो जो बच्चा होता है छोटा, वो क्या करता है, थाली को खिसका देता है कि मुझे नहीं खाना है। तो उसकी माँ उस थाली को उठाकर ले जाती है। जब उसकी माँ वो थाली को उठाकर ले जाती है तो सभी लोग, वहां पर जितने भी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, वो सभी लोग उस महिला को कोसने लग जाते हैं, डांटने लग जाते हैं कि नहीं, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, बच्चे का बच्चा है, छोटा है, उसने 10 ही रुपए तो लिए थे, ये वो बहुत सारी चीजें उसको कहते हैं और उसको डांटते हैं। लेकिन वो महिला कुछ भी नहीं बोलती। लेकिन फाइनली होता क्या है कि फाइनली जो ये होता है कि एक्चुअल में जो उसके ससुर होते हैं वो फाइनली क्या कहते हैं कि उसने 10 रुपए क्या किए, लिए नहीं है, 10 रुपए उसने चुराए हैं। और अगर 10 रुपए उसने चुराए हैं तो निश्चित रूप से वो क्या है, अपराधी है। आज अगर उसने 10 रुपए चुराए हैं तो कल को 10 लाख भी चुरा सकता है, कहीं ना कहीं बड़े अपराध कर सकता है। तो उसको आज से ही कंट्रोल करना है। तो अगर हमारे पास जो बच्चे हैं, उन बच्चों की मानसिक स्थिति को हम शुरुआत से ही वैसा ढाल कर रखेंगे ताकि ऐसा ढाल कर रखेंगे ताकि वो किसी भी तरीके से क्राइम एक्टिविटीज से दूर रहे, यानी कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है उससे क्या रहे सर, दूर रहे। और आपराधिक गतिविधियों से अगर वो दूर रहेंगे तो निश्चित रूप से फ्यूचर में हम अच्छे भविष्य का क्या कर पाएंगे सर, निर्माण कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है सर, कानून को तोड़कर कोई भी किया गया कार्य, चाहे वो छोटा कानून तोड़े, चाहे आप बड़ा कानून तोड़े, या आप छोटा काम करें या बड़ा काम करें, वो सारा का सारा काम क्या आएगा सर, अपराध की श्रेणी में आएगा। उम्मीद है यहां तक सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं क्या है। ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो ले सकते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। अपराध का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन की बात की गई है। यहां पर क्या किया गया है, अपराध के क्लासिफिकेशन की बात की गई है। और अपराध के क्लासिफिकेशन का मतलब है कि अपराध को अलग अलग तरीकों से क्या किया गया है, जस्टिफाई किया गया है कि कैसे कैसे अपराध हो सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली बात, कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में अपराध क्यों करता है, इसके अनेक कारण हो सकते हैं। भाई अपराध करने का केवल एक कारण तो हो नहीं सकता, बहुत सारे कारण हैं, जैसे सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, आगे हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, मानसिक कारण, बीमारी है कोई, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो अपराध के हो सकते हैं। या कोई बाई नेचर ही अपराधी है या उसका मन ही अपराध करने का करता है, तो ये सारी चीजें कई तरीके के आपराधिक हो सकते हैं, दृष्टिकोण हो सकते हैं। कुछ लोग जन्म से ही अपराधी होते हैं, तो अगर हम बात करें, और कुछ लोग परिस्थितियों वश आगे चलकर अपराधी बन जाते हैं। कुछ लोग जन्म से अपराधी होते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि जो बच्चा पैदा होगा वो कहीं ना कहीं अपराधी होगा। जन्म से मतलब कि कुछ बच्चे ऐसे भी पैदा होते हैं जो मानसिक स्थितियां उनकी कैसी होती हैं, आपराधिक दृष्टि की होती हैं। जैसे उनको खून देखना पसंद है तो वो या किसी भी तरीके की को डराना उनको पसंद है। किसी की जो मानसिक स्थिति है उसको उन चीजों को बाय ह्यूमन उनके अंदर वो रहता है। किसी को डांटना पीटना उनको अच्छा लगता है, किसी को प्रताड़ित करना उनको अच्छा लगता है। तो इस तरीके के जो मानसिक बीमारी वाले बच्चे होते हैं, वही बच्चों को यहां पर कहा जा रहा है कि वो क्या होगा सर, जन्म से हो सकता है। लेकिन कुछ की बात की जाए तो वो परिस्थितियों वश, जैसे परिस्थितियों का वश मतलब जैसे कि मैंने बताया, आर्थिक परेशानी थी उसको, उसने चोरी कर ली, सामाजिक प्रॉब्लम्स थी, या उसकी जो ऐसी चक्रव्यूह हो गया, उसका घटना हो गया, उसके बच्चे को प्रताड़ित कोई कर रहा था, तो वो इस तरीके की घटनाओं में संलिप्त हो सकता है, यानी कि अपराधी हो सकता है। अब अगर हम बात करें तो देखिए, व्यक्ति के अंदर हीन भावना का विकास अपराधी भावनाओं को जान जाता है। तो कानूनी दृष्टिकोण से अपराध कितने तरीके के हैं, 2 तरीके के। तो हीन भावना की बात की जाए तो आपको मैं बता दूं कि हीन भावना किसी कोई एक दिन में नहीं आती है। हीन भावना जो होती है किसी के भी मन में, याद रखना है कि वो एक दिन में नहीं आती है। हीन भावना काफी लंबे समय के बाद आती है, यानी कि इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों का जो मन है वो निर्मल है, कोमल है, उसमें किसी भी तरीके की हीन भावना को ना भरे कि वह तुमसे अच्छा है, वह तुमसे कमजोर है, या वह तुमसे अच्छा लिख लेता है। ऐसा करने से बच्चों के मन में, या तुम बड़े हो वो छोटा है, ऐसा बोलने से कहीं ना कहीं बच्चों के मन में हीन भावना आ जाती है। और जब बच्चे के
के मन में हीन भावना आ जाएगी तो निश्चित रूप से अगर मैं बात करूं कि बच्चों के मन में अगर हीन भावना आई तो वह निश्चित रूप से क्राइम के प्रति ओतप्रोत हो जाएगा, यानी कि उसका जो मानसिक रूप है वो कहीं ना कहीं क्राइम के रूप में चला जाएगा। उम्मीद है कि यहां तक सबको बात मेरी समझ में आ रही होगी। अब अगर मैं बात करूं तो आपने देखा कि अपराध हमारे पास दो तरीके के हैं। सबसे पहले अपराध की बात करें तो सामान्य अपराध। कौन सा अपराध है सर? सामान्य, यानी कि नॉर्मल अपराध है। सामान्य अपराध वे अपराध है जिसमें बहुत अधिक हानि की संभावना कम होती है, यानी कि जो सामान्य अपराध होंगे उसमें हानि क्या होगी? कम होगी। जैसे शराब पीकर झगड़ा करना, यातायात के नियमों का उल्लंघन करना, साधारण चोरी करना आदि छोटे मोटे अपराधों को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। तो अगर आपने देखा कि शराब पीकर लोग गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन अगर चला रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी क्या है सर? अपराध है। बिना हेलमेट के आप गाड़ी चला रहे हैं तो उससे बहुत इशू नहीं है, नुकसान सबसे ज्यादा आप ही को होगा। अगर एक्सीडेंट होगा तो नुकसान आपको ही होगा, लेकिन लोग नहीं चलाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है सर? एक नॉर्मल अपराध यानी कि जनरल क्राइम के अंतर्गत आएंगी, यानी कि सामान्य जो क्राइम है उसके अंतर्गत आ जाती है। छोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो अगर आजकल देखें समान अपराधी को कारावास, जुर्माना जैसे दंड दिए जा सकते छोटे मोटे। तो जैसे जो जुर्माना होता है वो सबसे ज्यादा समान अपराधियों को जो सबसे ज्यादा अगर कोई दंड के रूप में होता है तो वो क्या है सर? जुर्माना है। आपने देखा जैसे लिखा रहता है बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है। बसों में लिखा रहता है, ट्रेनों में लिखा रहता है, तब भी लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं। लेकिन कभी कभी अगर बिना टिकट यात्रा करते हुए लोग पकड़े जाते हैं तो वो क्या करते हैं सर? जुर्माना देकर छूट जाते हैं। वैसे ही आप लोगों ने देखा होगा कि ये सबसे छोटा क्राइम है, लेकिन लोग करते हैं कि अगर अक्सर लोगों को देखा गया है कि जब ट्रेन की उनकी टिकट कंफर्म नहीं होती या उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो वो जनरल का टिकट कटाकर रिजर्वेशन में बैठ जाते हैं और टीटी को कुछ पैसे दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो टीटी को पैसे दे रहे हैं, रिश्वतखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो भी उनका क्राइम है। टीटी जो रिश्वत ले रहा है वो भी क्राइम है, और वह उनको सीट दे रहा है वो भी क्या है सर? क्राइम है। ये सारी चीजें क्राइम के अंतर्गत है, लेकिन ये लगता है हमें कोई क्राइम नहीं है। हमें लगता है कि हमने सिर्फ अपनी सुविधा के लिए सामने वाले को कुछ पे कर दिया है। तो देखिए बात लगता है हमको कि हमने अपनी सुविधा के लिए कुछ पे कर दिया, लेकिन एक्चुअल में हमने सुविधा के नाम पर एक छोटा सा क्राइम कर दिया। क्लियर है मेरी बात? अब अगर हम बात करें तो गंभीर अपराधों की बात की जाए तो गंभीर अपराध वह अपराध है जिसमें संपूर्ण समाज को क्या होता है? खतरा हो जाता है। जैसे जिसमें सबसे बड़ा खतरा है आतंकी गतिविधियां। तो अगर आतंकी गतिविधियों में कोई संलिप्त है तो यह माना जाता है कि यह एक बहुत बड़ा अपराध है। अगर आप निश्चित रूप से आतंकी गतिविधियों में यानी कि हथियार की सप्लाई हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो क्या है? बहुत बड़ा क्या है? अपराध है। हत्या करना, किसी का अपहरण करना, बलात्कार करना इत्यादि शामिल है। और गंभीर अपराध करने वाले व्यक्तियों को उम्र कैद, फांसी की सजा तक दी जा सकती है। बात तो ठीक है, एक सामान्य अपराध हो गया और एक गंभीर अपराध हो गया। आजकल आप देखेंगे सर 1990 के बाद से जब से कंप्यूटर आया तो धीरे धीरे क्राइम की एक नई श्रृंखला शुरू हुई, जिसे आज हम लोग साइबर क्राइम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं सर? साइबर क्राइम के नाम से। और जब से आपने देख रहे हैं कि लोगों के हाथों में स्मार्टफोन आ गया, सारा पैसा ऑनलाइन हो गया, तो भी साइबर क्राइम बहुत तेजी के साथ ओतप्रोत हो रहा है और बहुत तेजी से के साथ क्या हो रहा है सर? ये बढ़ रहा है। अब अगर हम बात करें तो अपराध के निम्न कारण भी हो सकते हैं। तो अभी हमने बात की कि अपराध के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो 10 कारण मुझको समझ में आए तो मैंने 10 कारण यहाँ पर नोट डाउन कर दिए हैं पिछली स्लाइड। तो अगर हम 10 कारण में देखें तो सबसे पहला कारण है सर व्यक्तिगत कारण, यानी कि कोई भी अगर क्राइम कर रहा है तो उसका वो पर्सनल मोटिव भी हो सकता है। दूसरा आर्थिक कारण, यानी कि आर्थिक कारण मतलब पैसे की तंगी थी तो उसने चोरी कर ली, डकैती डाल दी, तो इस तरह के अपराध कर सकता है। अगर हम बात करें पारिवारिक और सांस्कृतिक कारण, यानी कि सांस्कृतिक का मतलब हमने संस्कार थे हमारे ऐसा कि हम ऐसा कर दे वैसा कर दे, और जो हम लोग थे बुजुर्ग लोग पहले गांवों में संस्कारी का कारण बहुत थे कि हम इतने रईस हैं और हम ऐसा ही रहेंगे, हाथी रहेगा, महावत रहेंगे। तो ये सारे जो थे पहली तरीके से अगर हम देखें तो वो पहले से था। दूसरा होता है परिवार में किसी तरह का कोई कलह हो जाता है या नाजायज संबंध है या पति पत्नी की नहीं बन रही तो एक दूसरे को मार देते हैं। तो इस तरीके की जो क्राइम्स हैं उन्हें हम लोग पारिवारिक क्राइम कहते हैं। परिवार के क्षोभ होने से या परिवार में सही माहौल न पाने के कारण भी कभी कभी पारिवारिक कारण और सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं। चलचित्र की बात की जाए तो चलचित्र का बोले का मतलब मूवी,
टीबी। तो इसमें भी पहले बहुत सारे वो दिखाए जाते थे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्राइम से लोग रईस बन रहे हैं, उन्होंने क्राइम की, चोरी की, बहुत रईस बन गए। तो कहीं ना कहीं जो चलचित्र है वो आपको प्रेरित करता है अपराधी बनने की दिशा में। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक जो अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई एनिमल, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें बहुत क्राइम दिखाया गया, बहुत लोगों को मारा काटा गया, लेकिन वो क्राइम था, लेकिन वो किसके लिए, अपने पापा के प्यार के थ्रू वो क्राइम कर रहा। लेकिन वो कुछ भी हो सर, क्राइम कर रहा तो उसी को हम कह सकते हैं कि एक पारिवारिक कारण भी था, लेकिन उस मूवी में दिखाया गया, इसलिए उससे लोग ओत प्रोत होकर भी क्राइम कर सकते हैं। अनैतिक वातावरण, जो वातावरण है वो कैसा है, आपका माहौल अच्छा नहीं है, यानी कि जहां पर आप रहते हैं ज्यादातर लोग शराबी जुगाड़ी लोग हैं और वहां का माहौल में आप रह रहे हैं, तो उनके विचार के जैसे ही आपके की भी क्या हो जाएंगे सर, विचार हो जाएंगे और आप क्राइम की तरफ ओत प्रोत होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि मद्यपान, देखिए मद्यपान का मतलब शराब पीना, शराब पीकर ही सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं। उसका कारण समझिए कि जो शराब है वो क्राइम को बढ़ावा देती है। क्यों? क्योंकि जब आप शराब पिए हुए होते हैं तो जो आपकी मानसिक स्थिति है वो तेज होती है और बदन में हीट ज्यादा होती है और आपको डर भी कम लगता है। इस कारण से क्राइम के प्रति आप ज्यादा उन्मुख हो जाते हैं। समाचार पत्र है, समाचार पत्रों की अगर हम बात करें तो अब तो खैर समाचार पत्र कोई पढ़ता ही नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं समाचार पत्रों में भी कई तरीके के ऐसे आइडियाज क्रिमिनल लोग लेते हैं और उससे क्राइम करते हैं। सामाजिक विघटन की बात की जाए, यानी कि समाज में बदलाव हो रहा है, विघटित हो रहा है, टूट रहा है, उससे भी कहीं ना कहीं क्राइम की उत्पत्ति होती है और कहीं ना कहीं क्राइम ओत प्रोत होता है। अब मनोवैज्ञानिक कारण, तो मनोवैज्ञानिक कारण के लिए मैंने आपको बताया कि कुछ लोग मानसिक रूप से बीमार हैं या उनके मन में उनको अच्छा लगता है खून खराबा देखना, तो ऐसे लोग भी कभी कभी या किसी को मारना या पीटना या किसी को सताना उनको अच्छा लगता है, तो वो कहीं ना कहीं मानसिक कारण है या वो किसी बीमारी से ग्रसित है। और शारीरिक विकार, तो शारीरिक विकार की बात करें तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शरीर से विकार होता है, जिनका शरीर थोड़ा सा काम नहीं करता और उनको बार बार लोग चिढ़ाते रहते हैं और चिढ़ाते चिढ़ाते वो कुल मिलाकर, जो हमने आपको एक वर्ड्स यहाँ पर बताया था बहुत अच्छा, हीन भावना, क्या बताया था सर, हीन भावना। तो हीन भावना का उसके अंदर क्या होता रहता है सर, संचार होता रहता है और संचार होते होते वो संचार, हीन भावना इतनी बढ़ जाती है शारीरिक विकार के कारण, तो वो क्या करता है, क्राइम की तरफ ओत प्रोत होने लगता है या क्राइम की तरफ बढ़ने लगता है। अब अगर हम बात करें तो अपराधियों के उद्देश्य, अगर हमने कारण है तो कारण है तो निश्चित रूप से उद्देश्य भी होंगे। अब उद्देश्यों की बात की जाए तो आपको मैं बता दूं कि बोंजर ने, कौन ने सर, एक बोंजर एक अर्थशास्त्री था, लेखक था, उसने अपराधियों का वर्गीकरण और अपराधियों का उद्देश्यों के आधार पर किया है, जिसके आधार पर अपराध 5 प्रकार के हैं। अगर अब हम बात करें तो जितने भी अपराध थे, मैंने अभी अपराधों का जो कारण बताया वो लगभग 10 कारण आप लोगों को बताए मैंने, और ये 10 कारण से बोंजर जी ने अपने अनुभव से ये बात क्लासिफाइड की है अपराधियों के वर्गीकरण से, जो अपराधियों के उद्देश्य है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे पहला है राजनैतिक अपराध। अब अगर राजनैतिक अपराध की बात करें तो अगर हमारे पास कोई भी अपराध हो रहा है तो वो किस लिए हो सकता है सर, राजनीतिक, यानी कि राजनीति के पक्ष में हो सकता है या किसी को हमने राजनीति करके अपराध करवा दिया। दूसरा सामाजिक अपराध, यानी कि समाज के प्रति कोई हमने गलत काम किया तो ये सामाजिक अपराध हो जाएगा। दूसरा है आर्थिक अपराध। आर्थिक अपराध मतलब अगर हमें पैसों की आवश्यकता है तो हमने कोई अपराध कर दिया, और तो ये कैसे होंगे सर, आर्थिक अपराध होगा। काम संबंधी अपराध, यानी कि अगर हमारे पास किसी भी काम संबंधी अपराध की बात की जाए, व्यभिचारिता की बात की जाए, या हम लोग किसी को गलत नजर से देखते हैं और उसके साथ हम कोई गलत काम करते हैं जैसे कि रेप, बलात्कार, ऐसी घटनाओं को हम लोग काम संबंधी अपराध एवं मिश्रित अपराध, बाकी जो भी अपराध होंगे वो मिश्रित होंगे। जैसे आपने देखा होगा कि लोग डकैती डालने गए थे और वहां पर उन्होंने बलात्कार कर दिया तो या रेप कर दिया, तो कानपुर में एक घटना भी हुई थी ज्वेलरी शॉप में बहुत पहले, और तो वो भी इसी तरह की घटना थी। एक्चुअल में वो गए थे जो लूटने और वहां पर उन्होंने क्या किया, रेप किया। तो ये सारी जो घटनाएं हैं इनको हम लोग मिश्रित अपराध की श्रेणी में करते थे। करने गए थे कुछ, कराए कुछ, या कुछ करने गए थे और कुछ कर दिया, तो इस तरीके के अपराधों को हम लोग मिश्रित श्रेणी में रख सकते हैं। तो यानी कि अपराधों के उद्देश्यों की बात की जाए तो अपराधों के उद्देश्य कितने तरीके के हैं सर, 5 तरीके के हैं। उम्मीद है कि यहाँ पर अपराधों का क्या उद्देश्य है। तो पहली बात मैंने सिखाई कि एक्चुअल में अपराध क्या है, फिर मैंने दूसरी चीज बताई कि अपराध के क्या कारण है, और फिर मैंने तीसरी बताई कि अपराधों के क्या उद्देश्य हो सकते हैं।
आगे देखते हैं, अपराध के लिए दंड का प्रावधान भी है। अब दंड का प्रावधान यानी कि दंड जो दिया जाएगा वो भी दिया जाएगा। तो आपने देखा होगा कि एक होता आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, और सीआरपीसी यानी कि दंड का प्रावधान है, अपराध की परिभाषा है। आईपीसी में एक, अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पर मैं समझाता हूं एक छोटी सी बात, तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। मान लीजिए ये बुक है, ये बुक है, और ये बुक है, और इस बुक का नाम क्या है सर? आईपीसी, आईपीसी, ठीक है। तो ये आईपीसी है, और आईपीसी जब आप बुक खोलते हैं तो इसका नाम है आईपीसी। आईपीसी की धारा कई होती है 1860, 1862। ये जो लॉर्ड मैकाले है, लॉर्ड मैकाले के बारे में मैं भी आप बात करूंगा, तो 1880 है, 1976 है, तो कई सारी आईपीसीयां हैं। तो जिसमें से अगर मैं बात करूं 1860, तो ये बुक का नाम हो गया, बुक का नाम क्या हो गया? 1860। अब 1860 की जो बुक हम ओपन करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा। क्या होगा सर? एक नया पेज ओपन होगा, और उस पेज पर क्या लिखी होंगी सर? सीआरपी। सीआरपी की बोले तो धाराएं। तो धाराएं जैसे कि मान लीजिए एक धारा लिखी है, फिर 2 धारा लिखी है, 3 धारा लिखी है, 4 धारा लिखी है, 5 धारा लिखी है। तो आपको बताएगी कि धारा 1 इस अपराध के लिए है, धारा 2 इस अपराध के लिए है, धारा 3 इस अपराध के लिए है, धारा 4 इस अपराध के लिए है, धारा 5 इस अपराध के लिए है। तो जब भी अगर हम बात करें तो हम ये बात बोलेंगे कि आईपीसी 1860 के अंतर्गत सीआरपी, क्या बोलेंगे हम लोग? आईपीसी 1860, यानी कि हमने पहले बुक का नाम लिया आईपीसी 1860, और उसके बाद से हमने कहा आईपीसी 1860 और सीआरपी, यानी कि ये क्या है? एक नंबर है। सीआरपी की धारा इसके अंतर्गत इसका यह अपराध क्या होता है। तो ध्यान रखना है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो अपराध की परिभाषा की बात की जाएगी वो किसमें की गई है सर? आईपीसी में की गई है, और सीआरपीएफ में दंड का क्या है सर? प्रावधान है। तो आपको समझ में आया होगा कि आईपीसी एक्चुअल में एक बुक का नाम है, और बुक के बाहर की बात को आईपीसी 1860 कहा गया, और दूसरा बुक का जो दूसरा पेज है उस पेज को हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके अंतर जो धाराएं लिखी गई हैं उसके अंतर्गत दंड का क्या है सर? प्रावधान है। उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आया होगा। जैसे धारा 42, 149, 150, 151, 152 प्रत्येक पुलिस अधिकारी को अपराध रोकने का क्या करती है सर? अधिकार देती है। अगर कहीं पर भी क्राइम हो रहा है तो धारा 42, धारा 149, 150, 151, 152 तुरंत ही कार्यवाही करने का आदेश देती है, और कहीं ना कहीं उसको अपराध रोकने का क्या देती है? अधिकार देती है, वैल्यू देती है। आईपीसी 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? लॉर्ड मैकाले, जिसे 1862 में लागू किया गया। लॉर्ड मैकाले एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कहीं ना कहीं हमारी 2 चीजों पर टारगेट किया। पहली एक चीज थी कानून व्यवस्था। उसने कहा भारत की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, इस पर उंगली डालो, इस पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर डालो। तो उसने, लॉर्ड मैकाले ने कानूनी प्रोसीजर में उंगली करी, और दूसरा था वो कह रहा था कि इसकी शिक्षा पद्धति अच्छी नहीं है, तो शिक्षा पद्धति में भी उंगली करो। क्योंकि पहले जो हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति थी वो गुरुकुल सिस्टम था सर। गुरुकुल सिस्टम में क्या था सर कि जो बच्चे थे वो 20 साल के लिए चले जाते थे गुरुकुल, और वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, तो उनका मन नहीं भटकता था। तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते थे वो 20 साल के बाद जब वहां से गुरुकुल से पढ़कर आते थे तो निश्चित रूप से वो विद्वान बनते थे। तो वो उसने कहा कि ये सिस्टम को अलग करो। अब उसके बाद से अब देखिए सीआरपीएफ 1898 में और एविडेंस एक्ट 1872 में बनाया गया था। तो देखिए मैंने अभी और बताया कि आपके पास आईपीसी 1860 भी कहा जा सकता है, आईपीसी 1898 की एक बुक भी है, और 1872 की भी एक बुक है। तो आईपीसी की कई सारी चीजें हैं। आईपीसी के अंतर्गत 13 चैप्टर है। कितने चैप्टर है सर? 13 चैप्टर है, और 511 धाराएं हैं। तो आपको ध्यान देना है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि आईपीसी के अंतर्गत पूछे जाएंगे आप कितने चैप्टर है, तो आपका आंसर होगा 23। और कितनी धाराएं हैं सर? 511 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं सर? 511। अब नए आईपीसी में 511 की जगह पर 365 धाराएं होंगी। अब जो नया आईपीसी आ रहा है या आने की संभावना है उसकी बात करें तो उसमें
आप देखेंगे कि 511 धाराएं थी अभी, और 511 की जगह कितनी होंगी, 356 धाराएं होंगी। और 356 धाराएं होंगी जिसमें से 175 धाराओं को क्या कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा, और 22 धाराओं को हटाया और 8 धाराओं को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। यानी कि 175 धाराएं हैं उनको क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, और उनको चेंज करने के बाद जो 22 धाराएं हैं उनको हटाया जाएगा और 8 नई धाराओं को क्या किया जाएगा सर, जोड़ा जाएगा, जो हमारे पास नया आईपीसी आएगा। तो अभी तक जो हमारे पास आईपीसी चल रहा था वो 1860 का है और 1862 में लागू किया गया था। उसी में थोड़ा सा फेर बदल कर हम लोग उसे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं अभी तक, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अब देखिए अपराधियों के लिए दंड का प्रावधान है। सीआरपीसी क्या है, सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोड्यूस कोड, जिसे हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं। तो मैंने बताया ना कि कोड है क्या, आईपीसी इंडियन पेनल कोड्स के तहत। तो अगर हम बात करें क्रिमिनल प्रोड्यूस कोड्स है, तो अगर हम देखें सीआरपीसी कोड है, जिसे हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं। सीआरपीसी में उन सभी प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया जिनसे यह पता चलता है कि यह किसी अपराध के संबंध में, यानी अपराध होने के बाद किस तरह से कार्रवाई की जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि सीआरपीसी का वास्तविक मतलब क्या है, कि वहां पर एक नंबर्स लिखे हुए हैं और उस नंबर्स में बताया गया कि धारा 1 तब लगेगी जब ये क्राइम करेंगे, धारा 2 तब लगेगी जब आप ये क्राइम करेंगे, धारा 3 ये लगेगी जब आप ये क्राइम करेंगे। तो ये जो नंबर सिस्टम है या हम प्रक्रिया संहिता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, अपराधी को क्या कहते हैं सर, सीआरपीसी। और आईपीसी क्या है, आईपीसी का पूरा नाम इंडियन पेनल कोड 1860 है। हिंदी में इसे 2 नामों से भारतीय दंड संहिता या भारतीय दंड विधान के नाम से जानते हैं। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंडियन पीनल कोड 1860, यानी कि आईपीसी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है सर, इंडियन पेनल कोड। तो ध्यान रखना है। और वैसे ही सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या है, क्रिमिनल प्रोड्यूस कोड। तो आपको ये दोनों चीजों को क्या करना है, ध्यान रखना। और हिंदी में भी याद रखना है कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता। क्या कहते हैं सर, दंड प्रक्रिया संहिता। और इसे क्या कहते हैं सर, भारतीय दंड संहिता। इसको क्या कहते हैं सर, दंड प्रक्रिया संहिता। और इसको क्या कहते हैं सर, भारतीय दंड संहिता या भारतीय दंड विधान के नाम से भी जाना जाता है। और अगर मैं उर्दू में बात करूं तो उर्दू में आईपीसी को क्या कहते हैं सर, ताज इराते हिंद। क्या कहते हैं सर, ताज इरात आहिंद। क्लियर हो रही मेरी बात, कहते हैं। और धाराओं के का मतलब क्या होता है सर, सेक्शन होती है। धाराएं क्या होती है, धारा लगातार संख्याओं को कहते हैं। जैसे आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं और 23 चैप्टर हैं। 488 सबसे पहले आईपीसी की धाराएं थी। पहले कितनी थी सर, 488। आज टोटल कितनी धाराएं हैं, 511। और टोटल कितने चैप्टर हैं सर, अगर टोटल चैप्टर्स की बात करें तो कितने हैं सर, 23 हैं। तो आपको ये बात अपने दिमाग पर क्या करनी है, रखनी है, और ताकि यह इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मैंने देखिए सीआरपीसी का फुल फॉर्म बताया, आईपीसी का फुल फॉर्म बताया, हिंदी में बताया, इंग्लिश में बताया, तथा ये भी बताया कि आईपीसी को उर्दू में क्या कहते हैं, ताज इराते हिंद। और अगर हम धारा की बात करें यानी कि सेक्शन की बात करें तो क्या है, धाराओं का वास्तविक मतलब लगातार संख्याओं से है। और लगातार संख्याओं में पहले 511 धाराएं और 23 चैप्टर थे, और अब हमारे पास कितने हैं सर, है। और उसके पहले वो कितनी थी सर, केवल 488 धाराएं थी। उम्मीद है कि यहां तक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो अपराध के लिए दंड का प्रावधान है। अपराध के लिए क्या है सर, दंड का प्रावधान है। साइबर क्राइम के लिए कानून है, ठीक है। और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम क्या है सर, 2000, आईटी एक्ट 2000। और राष्ट्रपति की मंजूरी कब दी गई सर, 9 जून 2000। और लागू कब हुआ सर, 17 अक्टूबर 2000। तो अभी देखिए दंड का प्रावधान तो हमने वो आईपीसी की तो बात की ही थी, लेकिन आईपीसी में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जुड़ा, एक नया कानून आया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है सर, कि आपको आपके
के बताए गए मोबाइल पर आपको ओटीपी भेज दी, आपको कोई लिंक भेज दिया गया और उस लिंक और मोबाइल के थ्रू आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, आपके पैसे चोरी किए जा रहे हैं, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के अंतर्गत आएंगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये सारी बातें किसके अंतर्गत आएंगी सर? साइबर क्राइम के अंतर्गत। और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत आती है। राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी कब दी थी सर? 9 जून 2000 को। और यह कब लागू हुआ? 17 अक्टूबर 2000 को। यानी कि अगर मैं बात करूं कि कंप्यूटर हमारे देश में अगर हम बात करें तो 1992 के लगभग दशक में आया था और उस समय आकर कंप्यूटरीकृत बहुत तेजी से आगे बढ़ा और लोगों ने कंप्यूटर को ही अपना फ्रॉड का या चोरी करने का या किसी तरीके से क्राइम करने का एक मुहैया बना लिया। और आज तो आप देख रहे हैं हर हाथ में कहीं ना कहीं क्राइम है, हर हाथ में कहीं ना कहीं मोबाइल है और उस मोबाइल के थ्रू कहीं ना कहीं क्राइम को लोग अंजाम दे रहे हैं। तो इसीलिए सन 2000 में यानी कि 9 जून 2000 को राष्ट्रपति जी ने इसकी मंजूरी दी और यह 17 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? 2000 आईटी एक्ट। आईटी एक्ट क्या बोलते हैं सर? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। जैसे कि आईपीसी होता है वैसे ही होता है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आईटी सेल के अंतर्गत। ठीक है ना? सबको ध्यान में समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रौद्योगिकी का प्रयोग यानी कि कंप्यूटरीकृत का उपयोग की बात करें तो अपराधियों द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है और यह एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि यह प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल आपराधिक एवं आतंकवादियों द्वारा अत्यधिक किया जाने लगा है। बिल्कुल सही बात है। पहले आप देखते थे कि कंप्यूटर का उतना उपयोग नहीं था, अब आप लोग देखते हैं कि कंप्यूटर का इतना उपयोग हो चुका है कि अब हर हाथ में कंप्यूटर आ गया, हर हाथ में मोबाइल आ गया। तो अपराधियों ने भी क्राइम करने का क्या किया सर? तरीका बदला। अगर हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है तो कहीं ना कहीं अपराधियों ने उसी टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं जरिया बना लिया है। पहले लोगों के पास तलवारें हुआ करती थी, तलवार से क्राइम होते थे, फिर उसके बाद से भाले थे, तलवार थे, उनसे होते थे, फिर बंदूकें आई, बंदूकों से क्राइम होने लगा, फिर उसके बाद से हथियार गोला आने लगे, वो हथियार होने लगा। और आज आप देख रहे हैं कि हमारे जीवन में कंप्यूटर की इतनी महत्व आ चुकी है या हमारे प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी सेक्टर इतना घुस चुका है, कहीं ना कहीं हर हाथ में आपके पास मोबाइल है और मोबाइल के कारण ही कहीं ना कहीं क्राइम को बढ़ावा मिलता है और लोग उससे ओत-प्रोत होकर क्राइम की ओर अग्रसर होते हैं। प्लास्टिक कार्ड की बात की जाए तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा की जाने वाली चोरी और धोखाधड़ी का अपराध बढ़ा है। बिल्कुल सही बात है सर। इसीलिए बार बार आप देखते हैं आरबीआई, अमिताभ बच्चन, सभी लोग यह टैगलाइन देते हैं कि बैंक्स किसी को कोई भी किसी तरह का ओटीपी नहीं भेजता है। और जब ओटीपी नहीं भेजता है तो आपको किसी भी ओटीपी को नहीं किसी को बताना है, ना किसी से वो आपकी पर्सनल जानकारी पूछता है। कभी भी बैंक आपको फोन करके आपके अकाउंट की कोई भी पर्सनल जानकारी नहीं लेता, ना सीवीवी नंबर मांगता है, ना आपको कभी भी आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर मांगता है, या ना तो कभी वो आपको कोई लिंक भेजता है जिसे आपको वो ओपन करने को बोले। ऐसा कुछ भी नहीं करता है। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा। अपराध नियंत्रण प्रौद्योगिकी का प्रयोग आधुनिक तकनीकी से लैस अपराधियों के मंसूबे ध्वस्त करने के लिए आवश्यक पुलिस तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा भी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी उपकरण का यंत्रों का प्रयोग और अपराध को अपराधियों से लड़ने का के लिए किया जा रहा है। तो बात बिल्कुल सही है कि पहले अपराध किससे होता था? तलवारों से। तो उसको अपराध को रोकने के लिए तलवारों का यूज होता था। फिर अपराध बंदूकों से होने लगा तो उसका अपराध रोकने के लिए बंदूकों का प्रयोग किया जाने लगा। आज जो हमारा हथियार है जिसके थ्रू लोग कहीं ना कहीं अपराध कर रहे हैं, प्रौद्योगिकी, तो उसको भी रोकने के लिए हमने भी अपनी प्रौद्योगिकी या कंप्यूटरीकृत को आगे बढ़ाया है, अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया है। क्योंकि अगर क्रिमिनल या जो क्राइम करने वाले लोग हैं वो अगर आईटी को यूज कर रहे हैं या अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, कंप्यूटरीकृत को यूज कर रहे हैं, तो उसी तरीके से हम भी कहीं ना कहीं अपना आईटी सेल बना रखा है जिसके थ्रू हम अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़ सकें। अब अगर हम बात करें तो पुलिस द्वारा प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल क्या क्या है? अपराधों को रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा निम्नलिखित तकनीकी का उपयोग किया जा सकता है। तो आजकल आप देख रहे होंगे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है सीसीटीवी। आप देख रहे हैं हर जगह पर पुलिस वालों ने क्या लगा रखा है? सीसीटीवी। हर चौराहे पर सीसीटीवी है, हर टोल टैक्स पर सीसीटीवी है, ताकि क्राइम अगर होता है तो उसकी घटना सबसे पहले पुलिस को मिल जाए और कहां से क्राइम किया गया और कहां क्राइम करने वाले लोग गए हैं, इन सभी की जानकारी हमें जल्दी से जल्दी
जल्दी प्राप्त हो सके। तो उसका जो सबसे बढ़िया चीज है वो क्या है, सीसीटीवी यानी कि क्लोज सर्किट टेलीविजन। तो क्या है, क्लोज सर्किट टेलीविजन। तो आपको ध्यान देना है, टेलीफोन वार्तालाप सुनने वाले यंत्र, टाइपिंग यंत्र। तो टाइपिंग यंत्र आज से नहीं है सर, टाइपिंग यंत्र तो तब से है जब से सर फोन आया था। पहले फोन में भी टाइपिंग यंत्र लगाए जाते थे और उसके थ्रू फोन की बातों को क्या किया जाता, सुना जाता था। अब फिर डायरेक्टिकल माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन भी लगाए जाते हैं कहीं कहीं पर, आप लोग देखते हैं जहां पर लोगों को पता होता है कि यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज होने वाली है या हो सकती है, वहां पर क्या करती है पुलिस वाली, माइक्रोफोन छुपा कर रख देती है ताकि किसी कोई अगर चुप्पे से बात कर रहा हो तो उनकी बातों को हम क्या कर सके, सुन सके। फिर जीपीएस ट्रैकिंग व्यवस्था है, कंप्यूटर सर्विलांस है, इंटरनेट सर्विलांस है, मोबाइल सर्विलांस है। तो आजकल देखते हैं लोग कहते हैं फोन चोरी हो गया, मोबाइल सर्विलांस में लगवा दीजिए, तो सबका फोन चोरी होगा और सर्विलांस में लगेगा। हर घर में एक एक नहीं, चार चार फोन है, एक आदमी के पास तीन तीन फोन है, तो ये सर्विलांस में लगाना संभव नहीं। लेकिन अगर कोई फोन क्रिमिनल एक्टिविटीज में पाया जाता है तो निश्चित रूप से वह कहां लगा रहेगा सर, मोबाइल सर्विलांस में पुलिस वाले उसे लगाते हैं। स्वचालित वीडियो सर्विलांस यानी कि अपनी तरह अपने आप वीडियो बन जाएगा, ऐसे भी सर्विलांस है। धातु खोजा के अंतर, मेंटल डिटेक्टर, तो मेंटल डिटेक्टर तो आप देख रहे हैं बहुत जगहों पर लगा है, मेट्रो में लगा रहता है, मॉल में लगा रहता है। तो मेंटल डिटेक्टर एक नॉर्मल चीज हो गई है, कई जगहों पर यह लगाया जाता है। उसके बाद देखा है बारूद खोजे यंत्र यानी कि एक्सप्लोजिव डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड। तो डॉग स्क्वाड तो आज की टेक्नोलॉजी नहीं है, कुत्ते को तो आपको बहुत पहले से पता है कि डॉग स्क्वाड थे तो बहुत पहले से ही है, क्योंकि कुत्ते की जो सुनने की क्षमता है और जो सूंघने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है, इतनी क्षमता किसी के पास भी नहीं होती। परस्पर तरंगे तक सुन सकता है कौन, कुत्ता। अब उपयुक्त सभी कारणों से तकनीकी का इस्तेमाल करने से पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए अत्याधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है, इन सभी चीजों को बता तो दिया गया कि भाई ये टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, लेकिन अब पुलिस वालों को बेचारों को गन चलाना आता है, तो अगर ये चलाना भी उनको क्या किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है और कहीं ना कहीं प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आगे अगर अब हम बात करें तो बायोमेट्रिक्स वह विधि या तकनीकी है जिसमें व्यक्ति की जैविक विशेषताएं या शारीरिक अवस्थाएं, व्यवहार संबंधी विशेषताओं के आधार पर उसकी पहचान स्थापित की जाती है। तो अभी आपको मैंने एक बताया था सिस्टम, CCIS बताया था, CCIS क्रिमिनल क्राइम इंफॉर्मेशन सिस्टम बताया था कि नहीं बताया था। मैंने आपको जब पुलिस प्रशासन में पढ़ाया था तब मैंने वहां पर बताया था कि क्रिमिनल क्राइम इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस सिस्टम पर क्या किया जा रहा है, जो अपराधियों के रिकॉर्ड है या जो अपराध करने वालों के रिकॉर्ड है उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है। और रिकॉर्ड कैसे करते हैं सर, व्यक्ति की अंगुली के चिन्हों से को देखकर बताया जा सकता है, व्यक्ति के हस्ताक्षर, तो हस्ताक्षर एक पुराना टाइम हो गया, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब आपके बायोमेट्रिक्स है, रेटिना है, जैसे कि देखिए अंगुली चिन्ह है, रेटिना स्कैनिंग है, आइरिस स्कैनिंग है, हाथों की ज्यामिति है, अंगुलियों की ज्यामिति है, आवाज प्रतिरूप है, चेहरे का कटा हुआ है, हस्तलिपि या हस्ताक्षर है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं जो एक बार क्राइम कर लेता है या क्राइम करने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है तो उसको कहीं ना कहीं CIS के अंतर्गत उसको सेंट्रलाइज किया जाता है ताकि वो इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए बनी रहे। तो कभी भी फ्यूचर में अगर वो आज छोटा क्राइम कर रहा है और कभी भी बड़ा क्राइम कर रहा है तो हम उसे मैच करा सकते हैं, अपने वहां पर जो भी जगह पर क्राइम हुआ है वहां के फिंगरप्रिंट्स को मैच कराकर चेक कर सकते हैं अपने डेटाबेस में। तो यही कारण है कि CCIS एक टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या किया जा रहा है, चीजों को सेंट्रलाइज किया जा रहा है और उसमें क्या किया जा रहा है, जिला वाले जो है उनको क्या किया जा रहा है, रिकॉर्ड ब्यूरो मैंने बताया था, तो बताया था मैंने डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या बताया था, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और उसके बाद से मैंने आपको बताया था स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, फिर उसके बाद से मैंने बताया था ऑर्गेनाइजेशन क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास इन सभी चीजों का डेटा क्या करती है, इसमें इनबिल्ट करती है और इनबिल्ट करने के बाद आपको क्रिमिनल को फ्यूचर्स में किसी भी तरीके के क्राइम से रोकने का कार्य करती हैं। अब अगर मैं बात करूं तो साइबर अपराध, आधुनिक सेलफोन प्रौद्योगिकी का प्रारंभ सर्वप्रथम डेनमार्क, तो देखिए जो हमारे पास आधुनिक सेलफोन है और उस प्रौद्योगिकी का प्रारंभ सबसे पहले कहां, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन में संयुक्त रूप से नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन के रूप में हुआ था। कौन सा सर, नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन में कब हुआ था सर, 1981 में। तो अगर हम मोबाइल फोन जो आधुनिक सेल फोन है उसका शुरुआत जो की गई थी वो कहाँ हुई थी सर, नॉर्डिक में 1981 में हुआ था। अब अगर हम बात करें तो स्वीडन के वैज्ञानिक ओस्टेन मार्ट
की टोलों ने आधुनिक सेल फोन के क्या माने जाते हैं सर, जनक माने जाते हैं। अब देखिए साइबर क्राइम से बात जुड़ी गई है तो आधुनिक फोन की भी बात होगी, और आधुनिक फोन की बात की जाए तो अठानिक फोन की बात की जाए तो डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन में संयुक्त रूप से क्या किया था, नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन के रूप में वर्ष 1981 में इसका हुआ था। और आपने देखा ओस्टेन मार्टिकोलो को आधुनिक सेल फोन का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है, जबकि तथा नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन प्रणाली का क्या माना जाता है, प्रेरणा माना जाता है। यानी कि जो नॉर्डिक मोबाइल था वो कहीं ना कहीं आज के जो मोबाइल है उसको उसी से हमें क्या मिली है, प्रेरणा मिली है, और उस प्रेरणा को जो साकार किया वो कहीं ना कहीं ओस्टेन मार्टिकोलो ने किया था, और वह सेल फोन के क्या है सर, जनक है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। मोबाइल फोन जहां मानवीय जरूरतों के लिए आवश्यक उपकरण, वहीं किसी को अपराध करने तथा हिंसा करने का भी उपकरण बन गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर बंदूक थी तो बंदूक हमने किसी को मारने के लिए नहीं बनाई, तलवार हमने किसी को मारने के लिए नहीं बनाई। तलवार और भाले जो आपने देखा होगा, प्राचीन भारत की बात की जाए तो प्राचीन भारत में जो तलवार और भाले थी वो किसी को मारने के लिए नहीं बनाए गए थे, जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। किसके लिए बनाए गए थे, अपनी सुरक्षा के लिए। लोगों ने उसका दुरुपयोग शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं उसको क्राइम की तरह यूज करने लगे, उसे हथियार के जैसे यूज करने लगे वो। लेकिन जबकि अपनी सुरक्षा के लिए हथियार, वैसे ही बंदूक थी, बंदूक भी हम लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाई थी, ना कि हमने किसी को पर्टिकुलर मारने के लिए। लेकिन हमने उसका क्या करने लगे, लोग उसे पर्टिकुलर मारने लगे। वैसे ही मोबाइल हमने अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए बनाया था, ताकि हम मोबाइल के थ्रू ज्यादा चीजों को कर सके और कम समय में कर सके। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से मैं यहाँ पर खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूँ, और आप बहुत सारे लोग इसको कई प्लेटफॉर्म पर आसानी से देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि नहीं, यानी कि YouTube पर आप लोग इसे आसानी से पढ़ पाएंगे। तो ये क्या था, एक टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी एक्चुअल में किस लिए बनाई गई कि लोग उससे ग्रोथ करें और समय कम लगे। लेकिन उसका दुरुपयोग शुरू हो गया, और जब भी टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग होगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे सर, साइबर क्राइम कहेंगे। अब देखिए एमएमएस अश्लील सामग्री को भेजना और डाउनलोड करना धारा 67 आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत आता है। अब देखिए जो एमएमएस है, तो अगर हम उसको कहीं ना कहीं डाउनलोड करते हैं या किसी भी तरीके से लोगों को बढ़ाते हैं, या हम किसी को अश्लीलता भरे वीडियो दिखाते हैं। आप लोगों ने यूट्यूब पे भी देखा होगा, कुछ टीचर्स हैं जो गंदे तरीके से गंदे कपड़े पहनकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे उसमें गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं अश्लीलता के अंतर्गत ही आता है। और अगर आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको जो धारा लगेगी, धारा 67 आईटी एक्ट के 3 लगेगी। तो यानी कि एमएमएस और अश्लील हरकतें करना या अपने एमएमएस को बनाकर भेजना, ये भी कहीं ना कहीं अपराध है, और उसे डाउनलोड करना और उसे शेयर करना भी अपने आप में क्या है सर, अपराध है। अब अगर हम बात करें तो लैंगिक सामग्री भेजना, डाउनलोड करना धारा 67A या का आईटी एक्ट 2000 तथा चाइल्ड पोर्नोग्राफी, यानी कि बच्चों के साथ किसी तरह की कोई घटना कर रहे हैं तो 67 खा है। यानी कि अगर हम बात करें तो अश्लील एमएमएस बनाना, अश्लील एमएमएस भेजना, डाउनलोड करना, किसी को शेयर करना, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं क्या है सर, अपराध है। हमें ध्यान रखना है। मोबाइल फोन की चोरी 379, मोबाइल फोन की छिनौती 356, और वो फोन की लूट की धारा 392 और धारा 503 मोबाइल फोन से उद्यापन की धारा 383 के तहत अपराध माना जाता है। तो मोबाइल फोन से भी कई तरीके के अपराध होते हैं। अगर आपका मोबाइल फोन चोरी हो रहा है तो कौन सी धारा लगेगी सर, जो आपकी एफआईआर लिखी जाएगी वो धारा 379 के अंतर्गत लिखी जाएगी। लेकिन अगर आपकी मोबाइल फोन किसी ने छीन लिया है, आप कहीं जा रहे हैं तो फोन में बात करते हुए आपका किसी ने फोन छीन लिया, और अगर छीन लिया तो इसकी जो धारा लगेगी वो 356 लगेगी, यानी कि 356। और अगर फोन की लूट की धारा 392 है, और धमकी देता है कोई, अगर आपको फोन पर धमकी दे रहा है कि मैं तुमको मार दूंगा, तुम मुझको 5 लाख रुपए दो, मैं तुम्हारे बच्चों को किडनैप कर लूंगा, तो ये धमकियों की धाराएं किसमें लगेगी सर, 503 के अंतर्गत। और मोबाइल फोन उद्यापन, यानी कि मोबाइल फोन के थ्रू और भी चीजें जो आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी धाराएं अलग अलग क्या है, बनी हुई है। अब आगे बात करें तो आप देख रहे हैं कि हमने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डिस्कशन कर ली। अब आप देखते हैं कि हम लोगों ने जो भी चीजें अभी तक डिस्कशन की उसके क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपराधिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए समाज के लिए क्या अधिक घातक है, क्या है? गंदी बस्तियों में रहन सहन, फिल्मों में अश्लीलता, हिंसा व क्रूरता के दृश्य, परिवार के सदस्यों का अनैतिक आचरण। ये बात सही है, ये सारी चीजें हैं सर। अगर आपका माहौल अच्छा नहीं है, आप गंदी जगह पर रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंतर्गत संलिप्त हो सकते हैं। दूसरा, फिल्मों में अश्लीलता के आप दृश्य देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज में आप संलिप्त हो सकते हैं। और परिवार के सदस्यों में अनैतिक आचरण है, तब भी आप क्राइम में क्या हो सकते हैं, संलिप्त हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे कारण
पर्याप्त कारण है, यानी कि यहां पर जो ऑप्शन होगा बच्चा वो क्या होगा सर, डी होगा। यहां पर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा सर, डी होगा। बात सबको समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना। आगे देखिए, भारत में अपराध के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। तो देखिए यहां पर बोल रहा है कौन सा कारक जो है उत्तरदायी नहीं है। तो अगर हम बात करें तो उच्च शिक्षा कभी भी अगर अब हम बात करें तो क्या उत्तरदायी हो सकता है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, धार्मिक भिन्नता, निर्धनता और बेरोजगारी। तो निर्धनता और बेरोजगारी है तो आप क्राइम कर सकते हैं। धार्मिक भिन्नता है आपका तो भी आप क्या कर सकते हैं, क्राइम कर सकते हैं। लेकिन राजनीतिक भ्रष्टाचार है तो आप कहीं भी क्राइम नहीं कर सकते, क्राइम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास उच्च शिक्षा है तो उच्च शिक्षा आपको क्राइम के प्रति कभी भी ओत प्रोत नहीं करती है। तो ध्यान रखिएगा सर, जो आपके पास उच्च शिक्षा है वो कभी भी आपको क्राइम की ओर अग्रसर नहीं करती है, वो हमेशा आपको क्या करती है, बढ़ाव करती है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि ये सीढ़ी है, और जो ये सीढ़ी अगर शिक्षा की है, इसकी एजुकेशन की सीढ़ी है, तो इस पर चढ़ने के बाद कभी भी आप नीचे नहीं उतरेंगे। लेकिन किसी और तरीके से आपने कोई भी टीआरपी गेन की या किसी और तरीके से आप ऊपर चढ़े तो गिरने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन अगर आप शिक्षा की सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं तो कभी भी आप नीचे नहीं गिर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। टाइम जरूर लगेगा सर, शिक्षा की सीढ़ी में हमेशा टाइम लगता है और मेहनत लगती है। लेकिन अगर आप इस सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से कभी भी आप नीचे नहीं गिर सकते। लेकिन किसी और तरीके से आप अगर किसी भी ऊपरी पद पर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा कि आप वापस से जीरो में आ जाएंगे। जैसे कि अगर मैं नॉर्मल सी अगर बात करूं कि अगर आपने देखा होगा कि रानू मंडल जैसे जो लोग थे उन्होंने क्या किया, एक दिन की उन्होंने गाना गाया और अपनी टीआरपी बनाई और ऊपर चले गए। लेकिन वास्तविकता में उनके पास शिक्षा नहीं थी। अगर शिक्षा होती तो वो उस लेवल से कभी भी नीचे नहीं आते। लेकिन उनके पास शिक्षा नहीं थी तो एक टाइम तो हाई पर पहुंच गए, लेकिन आज क्या हो गए सर, जीरो पे आ गए। लेकिन अगर वहीं पर मैं भीमराव अंबेडकर की बात करूं तो आपको भी पता है कि आज उनको डेथ हुए काफी साल हो चुके हैं, लेकिन उनका जो जीवन का स्तर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और वो चीज ऐसी है जो उनके पास थी, वो थी उनकी शिक्षा। जिस बंदे को क्लास के बाहर खड़े होकर पढ़ने की बात कही जाती थी और वो बंदे ने आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, और उसकी शिक्षा के बदौलत ही आज हम इतने ऊपर पहुंचकर जा गए हैं। वो आज उनकी आप देख रहे हैं जगह जगह मूर्तियां बनवाई जा रही हैं, लोग उन्हें पूजा भगवान की जैसे पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा ने ही उनको वह स्तर दिया है। तो शिक्षा का स्तर कभी भी कम नहीं हो सकता। आइए आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा किया गया तकनीकी उपयोग किया जा रहा है। पहला, सीसीटीवी, जीपीएस ट्रैकिंग की व्यवस्था, टाइपिंग यंत्र, उपयुक्त सभी। तो यहां पर भी आपको सब पता है कि सभी यंत्रों का उपयोग कहीं ना कहीं किया जा रहा है। अब आगे अगर हम बात करें तो किस उपकरण की 10 उंगलियों के चिन्ह आसानी पूर्वक लिए जा सकते हैं। तो अगर हम कैमरा, लाइव स्कैनर, वेब कैम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर मैं बात करूं तो 10 उंगलियों के स्कैन के लिए हमारे पास लाइव स्कैनर होना चाहिए। स्कैनर की मदद से हम 10 उंगलियों के चिन्ह को ले सकते हैं। वेब कैम और कैमरे के थ्रू हम लोग फोटो लेते हैं, किसी का स्कैन या कैमरा नहीं लेते हैं। हमें इस बात को ध्यान रखना है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चा, बी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध है। तो लूट, हत्या, अपहरण। तो ये तो आपको पता है कि ये हथियार जो लूट, हत्या और अपराध है, तो हमने हथियार आपको अपराध दो तरीके के बताए थे, एक समान अपराध और एक कठिन अपराध। तो अगर हम समान अपराध की बात करें तो ये थोड़ा सा कठिन अपराध है, लूट, हत्या मामला। हैकिंग जो है वो क्या है सर, साइबर क्राइम है। तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको। आगे देखेंगे, ऑनलाइन खरीदारी के लिए कौन सी वेबसाइट लोकप्रिय है। तो Amazon.com बताने की जरूरत ही नहीं है। Rediff.com, IndiaTimes.com, उपयुक्त सभी। तो Rediff.com जीमेल के जैसे ही था, Rediff.com इंडिया टाइम्स न्यूज़पेपर की वेबसाइट है। अगर मैं Amazon.com की बात करूं तो यह निश्चित रूप से क्या है सर, लोकप्रिय साइट है जिसमें लोग खरीदारी करते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन था, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, तो आप लोगों को उम्मीद है कि यह समझ में अच्छे से आ गया होगा। आगे अगर हम बात करें तो आपने देखा कि वीडियो सर्विलांस से तात्पर्य क्या है, निगरानी करना, प्रोग्राम बनाना, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बनाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैया वीडियो सर्विलांस क्यों लगाया गया है, सीसीटीवी क्यों लगाया गया है, जाहिर सी बात है सर, मैंने क्या बताया, ये एक ऐसे टॉपिक्स है यहाँ पर अगर आप रीजनिंग का, लॉजिक और मैथ का कैलकुलेशन सही बैठा ले गए तो आप बिल्कुल बहुत कम नॉलेज से भी इस तरीके के पूरे 18 से 20 क्वेश्चंस आप क्या कर पाएंगे, वहां पर टिक कर पाएंगे। तो देखिए मैंने सीधी सी बात करी, सर्विलांस है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा।
आगे बात करें तो मोबाइल सर्विलांस से तात्पर्य क्या है? वायरस निगरानी करना और नंबर पोर्टेबिलिटी उपयुक्त। तो मोबाइल सर्विलांस क्यों लगाया जाता है सर? मोबाइल सर्विलांस में इसीलिए लगाया जाता है ताकि आपकी निगरानी की जा सके, आप कहां पर जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहां पर जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि संक्षिप्त विचारण के तहत अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है तब उसे दंड दिया जाएगा 6 माह का, 1 वर्ष का, 3 माह से ज्यादा का नहीं, 2 वर्ष से ज्यादा का नहीं। तो आंसर क्या होगा सर? डी। यानी कि अगर हम बता करें संक्षिप्त विचारण अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है तब उसे दंड दिया जा सकता है 2 वर्ष से ज्यादा का नहीं। संक्षिप्त मतलब अगर कोई छोटा मोटा उसने अपराध किया है, क्राइम किया है, तो उसे 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन जघन्य अपराध किए हैं, बड़े अपराध किए, तो उसकी सजा उसके लिए क्या होगी? ज्यादा होगी। अब अगर हम बात करें तो सभी चिकित्सालय चाहे शासकीय या निजी एसिड अटैक पर बलात्कार के पीड़ितों को निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा एवं चिकित्सीय उपचार कराने हेतु कर्तव्यबद्ध है। तो आपने देखा होगा कि ये जो लाइन है, ये लाइन बहुत जगह लिखी रहती है। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर लिखा रहता है कि इंडियन पीनल कोड के धारा तहत इस तहत में आपको सजा हो सकती है अगर आपने किसी भी तरीके का तोड़ फोड़ या किसी भी तरह की अचौरिक अनैतिक घटनाएं वहां पर की, तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा। और उसकी धारा का नाम है सर ऑप्शन सी, दंड प्रक्रिया संहिता 356 सी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत सर? 357 सी के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी है और सी के अंतर्गत है, तो ऑप्शन सी भी सही है इसका आंसर। उम्मीद है कि यहां तक सबको समझ में आ गया होगा 10 क्वेश्चन तक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन पर परिसीमा काल प्रारंभ होता है शिकायत दर्ज करने की दिनांक से, अपराध के घटित होने के दिनांक से, अपराध के संज्ञान लेने की दिनांक से, कोई में से कोई नहीं। तो याद रखिए जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन परिसीमा काल शुरू होती है वो कब से शुरू होती है? अपराध के घटित होने के दिनांक से। जिस दिन अपराध घटित होगा वहीं से परिसीमा शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन होगा वो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा। अब पीड़ित की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा में दी गई है। तो दंड संहिता धारा में दी गई है पीड़ित की परिभाषा की जो संहिता की धारा है वो क्या है? 2B यानी कि 2 बक है। यानी कि अगर हिंदी में देखें तो 2 बक लिखा रहता है, जबकि इंग्लिश में लिखा जाएगा तो 2BA लिखा होगा। तो बात ध्यान रखना है आपको। अब देखिए धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट व्यक्ति को भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता दिए जाने का आदेश दे सकता है। तो धारा 125 के तहत अधीन प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट व्यक्ति को भरण पोषण के लिए किसको आदेश कर सकते हैं? तो वयस्क विवाहित पुत्री को बिल्कुल भी नहीं सर, भाई को नहीं, सखी को नहीं। हमेशा याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी है। और ये लास्ट टाइम भी कांस्टेबल में पूछा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, कई बार आ चुका है। तो यहाँ पर आंसर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन बी होगा। अब धारा 321 की दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कौन अभियोजन प्रकरण को वापस ले सकता है? तो राज्य शासन मामले का भारसक लोक अभियोजक न्यायालय की अनुमति से, जिला मजिस्ट्रेट मामले का भार शासक लोक अभियोजक न्यायालय की अनुमति के बगैर भी ले सकता है। तो बात समझिएगा सर, अगर हमारे पास कोई भी अभियोजन प्रकरण चलाया जा रहा है 321 के तहत, तो उसमें न्यायालय की कोई आवश्यकता नहीं। जिसने भी आरोप लगाए हैं वो आरोप लगाने वाला व्यक्ति भी इस तरीके की घटनाओं को तुरंत वापस ले सकता है। यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है 14 क्वेश्चन का आंसर का। अब देखते हैं 15 नंबर। तो आप यहाँ पर आंसर खत्म हो चुके हैं क्वेश्चन। तो अभी प्रैक्टिस सेशन चलेगा, बहुत ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस सेशन नहीं चलेगा, बहुत प्रैक्टिस सेशन चलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। हमने आज चौथा टॉपिक पढ़ा दिया है, जल्द ही मैं आपको 5वां टॉपिक लेकर आऊंगा। और 5वें टॉपिक्स में हमने आपको बात की है कि जब 13 टॉपिक्स हो जाएंगे तो PYQ भी चलाएंगे। 18 तारीख तक अगर एग्जाम हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तब तक में मैं लगभग आपको 20 क्वेश्चन तक 13 चैप्टर्स प्लस 8-10 प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। लेकिन अगर उसके बाद एग्जाम बढ़ते हैं तो प्रैक्टिस सेट की संख्या और बढ़ा दी जाएगी और प्रैक्टिस सेट को हम लोग बार बार करते रहेंगे ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सके। तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपके YouTube चैनल पर हम अवेलेबल हैं, तो आइए और मिलकर आगे बढ़ाते हैं और अपनी कहीं ना कहीं वर्दी की जो चाहत है उसको पूरा करते हैं। क्योंकि अगर वर्दी की चाहत पूरी हो गई तो सब पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये एक अपने आप में भी गौरवशाली है और कहीं ना कहीं यह समाज की जिम्मेदारी लेने की एक पोस्ट है, ताकि आप समाज की एक बेहतर जिम्मेदारी ले सके। तो आज के लिए इतना ही, शेष अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू क्लास। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।